नमस्कार, यहाँ से आप सभी का स्वागत है साक्षात्कार संख्या 883 आज हमारे साथ एमडी चौबदार साहब जो कि चेयरमैन है राजस्थान मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार, व्यवसायी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। तो टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता देता हूँ। एक तो वीडियो यार से संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इस आपको व्यवसाय उपयोग हमारे लिखित अंतिम बार एक बार इंटरव्यू एडिट के उठाएँ, ठीक है। शुरुआत में परिवार से, माता पिता का नाम? पिताजी का नाम मेरे डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार जी। और माता का नाम श्रीमती लिची चौबदार। ठीक। दादा दादी जी का? मेरे दादाजी का नाम जमाल खां चौबदार और दादी का नाम शगीरा बानो चौबदार। ठीक। और पीछे याद है और दादाजी का? हाँ, मेरे तो 7 पीढ़ी याद है। बताते जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना। हाँ, आदमी को फिलहाल की जो नई पीढ़ी आ रही है अच्छा, और नई पीढ़ी जितना याद ही नहीं रखती, हम लोग कितना याद रखते हैं। इसीलिए तो इस कार्यक्रम शुरुआत किया है ना कि 4-5 पीढ़ियाँ याद रह जाए, वो बड़ी बात है। चलो, आपके बुजुर्ग कहाँ से उठ के आए, ये पता आपको? हम बेसिकली बिसाऊ के रहने वाले। अच्छा, बिसाऊ। ठीक। ननिहाल कौन सी जगह है? टमकोर है मेरा ननिहाल। नाना नानी जी का नाम? मेरे नाना जी का नाम सुलेमान खां जी चौबदार और नानी का नाम श्रीमती चांदा बानो। चांदा बानो, ठीक है। ससुराल कौन सी जगह है? हनुमानगढ़। तो सास ससुर का नाम? मेरे ससुर जी का नाम शकूर अली टाक और मेरी सास का नाम श्रीमती सीमा बानो। सीमा बानो, ठीक है। और बहन भाई कितने आप? 3 भाई हम लोग। बड़े भाई मेरे डॉक्टर सत्तार दीवान हैं जो मुंबई रहते हैं। बीच में मैं हूँ एमडी चौबदार। मेरे से छोटे हैं सलीम दीवान जो फिल्म दुनिया में एक्टर भी हैं और अच्छे व्यवसायी भी हैं। ठीक है। धर्मपत्नी का नाम? श्रीमती मंजू चौबदार। मंजू चौबदार, ठीक है। संतान? 2 बेटी 1 बेटा है। नाम क्रम से? बड़ी बेटी मेरी MBBS कर रही है डॉक्टर हुमेरा दीवान DY पाटिल से। ठीक। छोटी बेटी है वो MBA कर रही है मुंबई से, श्री नाज दीवान चौबदार। और एक बेटा है जो अभी 12th और CS की तैयारी कर रहा है, रेहान दीवान। रेहान दीवान, ठीक है। पढ़ाई लिखाई? मैंने ग्रेजुएशन किया और LLB किया। LLB। और प्रिय गुरुजी आपके? मेरे गुरुजी, मेरी एजुकेशन काफ़ी जगह हुई है। तो प्राइमरी तक की अलग हुई है, अपर प्राइमरी तक की अलग हुई है, सेकेंडरी तक की अलग हुई है, हाई सेकेंडरी तक की अलग हुई है, ग्रेजुएशन अलग हुई है। तो ऐसा मोस्टली मैं नहीं बोल सकता कि मेरा प्रिय गुरु कौन रहा है, लेकिन ये मानता हूँ कि जो प्राइमरी में जो गुरु होते हैं वो फाउंडेशन होती है। और उसमें मुझे हिंदी के एक हमारे पांडे साहब थे, तो बेसिकली यूपी से थे। अच्छा। वो मेरे गुरु थे। और मित्र तो बहुत होंगे, फिर भी अगर कोई प्रिय मित्र? बहुत मित्र, पॉलिटिकल आदमी मित्र ही मित्र होते हैं, हमारे को दुश्मन होते ही नहीं है। हाँ, ठीक है। अब कुछ पसंद नापसंद पूछ लेते हैं। खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान तो राजस्थानी आदमी है, राजस्थानी भोजन पसंद करता हूँ। चलिए, फलों में फल? जो मौके पे मिल जाए। फूल तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, ज़्यादा पहनने का शौक होता है। अच्छा। मौसम सर्दी का अच्छा लगता है। रंग तो इंडियन जो कल्चर है उसमें गोरा और काला 2 ही कलर होते हैं। और मैं कभी इस चीज़ में भेदभाव नहीं समझता हूँ। और गोरा और काला जो कलर है वो गोरा और काला नहीं है, उसकी क्वालिटियाँ होती हैं। तो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा। अच्छा। मौसम सर्दी का। और साहित्य में रुचि रही है? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल आदमी हूँ तो साहित्य में तो रुचि। साहित्य पढ़ता हूँ। कौन आपका प्रिय रहा है साहित्यकार, जिसको ज़्यादा पढ़ा आपने? जैसे सभी को पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में अगर किसी को पढ़ता हूँ सबसे ज़्यादा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ता हूँ। खेलों में रुचि रही है? क्रिकेट में रही है। क्रिकेट में। और आपका आदर्श कोई भी, जैसे राजनीतिक या महापुरुष जैसे भी कोई? राजीव गांधी को मेरा आदर्श मानता हूँ। और मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैप्टन अयूब साहब है जो ईमानदारी की मिसाल थी, उनको मेरा आदर्श मानता हूँ। वृक्षारोपण में रुचि रही है? बिल्कुल, मैंने 2 फार्म हाउस डेवलप कर रखे हैं। अभी दिन भर मौसम जो अभी चल रहा है, इस मौसम के लिए दिन भर उनको बोलता रहता हूँ कि जितने पेड़
लगाए जाए उतने कम। कम है, नहीं सही बात है, बहुत अब राजस्थान को तो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं आजीविका की। आपकी जैसे पढ़ाई के बाद में कमाई के लिए कहाँ कहाँ मतलब कि कैसे कैसे प्रयास किए, क्योंकि पहले से व्यवसाय था उसी में कुछ अपना भी शुरू किया। मेरे पिताजी पेशे से चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और बहुत ही डायनामिक एक पर्सनालिटी थी, और उनका एक विचार रहता था कि बिजनेस किया जाए। तो इस आयुर्वेद के बिजनेस में उन्होंने जोड़ा, और ये जितना भी साम्राज्य, जितना भी ये जो वर्क्स देख रहे हैं आप, ये उन्हीं का लगाया हुआ है। हम लोगों ने कोशिश की कि हम उनके साथ रहे। अगर राजनीति की अलावा अगर हम बिजनेस में हम अपना किसी को गुरु मानते हैं तो मेरे फादर को मानता हूँ मैं, कि बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है उसके कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। 24 आवर्स भी काम करना पड़ता है तो हम लोग करते हैं। हम लोग को 18 घंटे भी काम करना पड़ता है तो करते हैं। मैंने कभी संडे नहीं मनाया। अच्छा, संडे मेरी लाइफ में नहीं है। आज हम संडे को बैठे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। आप जब आए तो मैं वर्किंग कर रहा था। काम ही कर रहे थे। तो आपकी आयु कितनी हो गई थी? 50 साल का हो गया, 50 साल 50 मार दी मैंने। हाँ, अर्धशतक हो गया। तो व्यवसाय जैसे एक ये व्यवसाय, इसका तो नाम है राजस्थान हर्बल। राजस्थान हर्बल्स। तो इसमें क्या क्या तैयार होता है? हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। एलोपैथिक मेडिसिन का भी है और न्यूट्रास्यूटिकल का भी है। हमारी अदर यूनिट गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो एक तो ये हो गया हर्बल का। दूसरा कोई बिजनेस? दूसरा बिजनेस होटल्स के बिजनेस। होटल्स के भी हैं? तो अच्छा, कोई ऐसे नेम ब्रांड बना है ऐसा होटल का? हाँ, बड़े नाम है। डिवाटेल ग्रैंड रिसोर्ट लोनावाला का फेमस होटल है। अच्छा अच्छा, सब अच्छी बात है। तो राजनीति में भी रुचि है आपकी, क्योंकि भाई इसी सीढ़ियाँ चढ़ते थे बने। आपकी तो इंटरव्यू दौरान चाय पी सकता हूँ? हाँ, चाय पियो, बातें करो, कोई समस्या नहीं है, ऐसा मतलब एक घरेलू सा ही है। तो ये बताएं कि राजनीति में रुचि कैसे जगी आपकी? 97 से मैं यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, और मेरा मानना है कि शॉर्ट गलियारों से जो राजनीति में आते हैं, जिनके दादा परदादा बाप MP MLA होते हैं, उनको कोई जोर नहीं आता। पैराशूट से बोलते हैं। वो जो कुछ भी बोले आप। लेकिन मैं संगठन की मैंने पॉलिटिक्स किया। मैं 97 में यूथ कांग्रेस में आया, और संयोगवश 98 में अशोक गहलोत जी CM बन गए। केंद्र में BJP की सरकार थी, तो हमें उस वक्त आंदोलन में यूथ कांग्रेस में दिल्ली जाने का मौका मिला। उसके बाद में OBC डिपार्टमेंट में रहा, माइनॉरिटी में रहा, सेवा दल में रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, सेवा दल की स्टेट कार्यकारिणी में रहा। तो राजनीति में तो पिछले 25 सालों से घिस रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो ये अपना व्यवसाय था, इसका कोरोना में कुछ फर्क पड़ा, इफेक्ट पड़ा? कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन मेडिसिन एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको उस वक्त मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन हमारे यहाँ करीब 300 एम्प्लॉइज है। अच्छा, हमने सबको घर बैठे सैलरी दी है, ये मानवता के नाते, क्योंकि वो हमारे सुख दुख के सब एम्प्लॉइज हमारे साथ ही रहे हैं। और आज ये संकट की घड़ी पूरे देश में आई, तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती थी कि हम उनको घर बैठे उनकी सैलरी दें। तो आपकी जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ जो है, वो अपने राजस्थान हिंदुस्तान में कि बाहर? ऐसा आउट ऑफ कंट्री भी करते हैं, इंडिया भी करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट भी होती है। जैसे हमारे यहाँ दवाइयाँ जो हैं, वो नई दवाइयाँ जो हैं बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ बनाती हैं। बाद में उनका जो 25 साल का लाइसेंस होता है, पेटेंट आउट होता है, तो अपनी कंपनियाँ खरीद लेती हैं। ठीक है, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हर्बल में और यहाँ जो है आयुर्वेद में जो है अपना खुद का चलता है, क्योंकि नई नई चीज़ें खोजते हैं, बनाते हैं, मेल मिलाप जड़ी बूटी से वगैरह। तो आपका जो है सिस्टम सिलसिला चल पड़ा। तो शुरू में आपके पिताजी ने सेटअप किया था, तब तो बहुत कम थी ना मात्रा में दवाइयाँ? कितनी थी तब? मेरे पिताजी ने जब शुरू किया तो 10 से 12 प्रोडक्ट थे, और आज के समय 270 प्रोडक्ट है। 270 है। तो सारे औषधियों संबंधित ही है ना? हाँ, सारी औषधियाँ ही, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हैं, एलोपैथिक की अलग ब्रांड है, आयुर्वेद में 270 अकेले। ये हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है ना राजस्थान सरकार में? तो कब नियुक्ति हुई? 2023 में। और बनने के बाद में कोई उल्लेखनीय कार्य?
राजस्थान मदरसा बोर्ड के इतिहास में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत बिल्डिंग का पैसा दिया, स्मार्ट क्लास का पैसा दिया, कंप्यूटर्स का पैसा दिया, फर्नीचर का पैसा दिया, ड्रेस का पैसा दिया। वो सारा मैंने मदरसों में पहुंचाया। हमारे कुछ काम पेंडिंग रहे हैं, उनका दुख है। कोशिश करूंगा कि अब नई सरकार में अच्छा, इसमें कुछ फर्क पड़ता है? सरकार बदलने में फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अड़ंगे बज जाती है? अब की बार 0 बजट कर दिया। अच्छा, 1 रुपया बजट कर दिया। हाँ। तो इसमें जैसे कि क्या होता है कि हालांकि कई तो बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। जैसे सबका अलग अलग रहता मंशा कि भाई हम तो इसका प्रचार नहीं करते। कोई कहता नहीं हम थोड़ा बताएं तो ठीक है, दूसरे को भी प्रोत्साहन हो। तो समाज सेवा में रुचि है, आपने बताया। हाँ, मेरे फादर की हॉबी रही है। मेरे फादर का एक विजन भी रहा है कि जितना हम कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा है। तो सबका हिस्सा तो जो जरूरतमंद है उसका हिस्सा है। तो मैं मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम होता है। उसके अलावा भी हमारी एक लाइबिलिटी बनती है इस बात की कि अगर आप समाज में, ईश्वर ने आपको, भगवान ने, अल्लाह ने आपको दिया है तो समाज आपसे उम्मीद रखता है वापस दे। और दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा बना, चाहे वो अजीम हसन प्रेम जी हैं, चाहे वो अंबानी फैमिली है, चाहे वो आपके अग्रवाल फैमिली। पिछले दिनों नरेश अग्रवाल जी का आया कि सारी संपत्ति। तो आदमी एक मुकाम पे जाके फिर आखिरी में सोचता है कि मुझे ये सब चीज़ें किसके लिए। समाज में कुरीतियाँ भी काफ़ी रहती हैं, ठीक है। इस पर भी कोई मंथन कभी हुआ कि हाँ, या कोई सभा की करें, बड़े बुजुर्गों साथ लिया? जैसे काफ़ी तरह की नई पनपती हैं, जैसे कई युवा नशे में हैं, कई डीजे बजाना की है, कोई जैसे कि महंगी शादियों में खर्चे की है ना। तो कई 2 चीज़ों के लिए, हाँ बताएं। 2 चीज़ों के लिए मेरे परिवार में बड़ी है कि मेरे पिताजी जो थे वो डी एडिक्शन सेंटर चलाते थे और पिछले 25 सालों से 30 सालों तक उनकी मेहनत रही है कि हिंदुस्तान में करीब उन्होंने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र चलता था उनका, आज भी चलता है, उनके बाद भी चलता है। 2020 में उनकी डेथ होगी, उसके बाद उनका पूरा स्टाफ जो है वो मेंटेन हमने कर रखा है। नशा मुक्ति केंद्र चलता है। लाखों लोगों को उन्होंने नशा छुड़ाया। काफ़ी उनके इंटरव्यूज हुए हैं। फिल्म अभिनेता कादर खान साहब के उनके साथ उनका इंटरव्यू है। तो नशा मुक्ति के लिए तो हमारा पूरा परिवार जो है वो समर्पित है। और जहाँ तक वो कुरीतियों की बात है तो मैं इस बात को लेके दुख भी है और कोशिश भी करता हूँ कि समाज में जो दहेज प्रथा है ये अभिशाप है, ये हटनी चाहिए। लेकिन सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं तो मैं खुद इससे ग्रसित हूँ। कोई शर्म से, कोई समाज के दबाव से, कभी कभी कोई लालच में। दबाव से भी नहीं है, लेकिन समाज में एक जो पैटर्न बन गया कि उस पैटर्न को लेके मैं खुद इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मुझे महसूस भी होता है कि मैं किसको क्या ज्ञान दूँ। मैं खुद इस चीज़ से ग्रसित हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा कि परिवार जो है वो अपने संयुक्त परिवार होते रहे हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और संयुक्त परिवार होते रहे, नहीं होते हैं, मतलब कि अब कम हो रहे हैं ना। नहीं, मेरी जॉइंट फैमिली आपकी है तो वही तो बात पे आ रहा हूँ ना कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, जिम्मेदारियों का एहसास अमूमन होता नहीं है क्योंकि सारे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग ले लेते हैं ना, और उसको आसानी से बचपन निकल जाता है और मार्गदर्शन भी मिल जाता है क्योंकि उनका अनुभव काम आता है, ठीक है। और सहयोग मिले मुद्रा का तो वो मिल जाता है। लेकिन अब जो है वो देखने में आता है हमारे यहाँ तो एक अंकी परिवार का चलन ज़्यादा है। उसमें भी माँ बाप कहीं, बच्चे कहीं और कर रहे हैं नौकरी, बाद में यहाँ के दादा दादी यहाँ रहे, बेटा बेटी शहर में गए और पोता पोती बिल्कुल विदेश में, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में परिवार एकदम ख़त्म सा मतलब। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि काफ़ी तरह के मानवीय मूल्य जो उनका भी संरक्षण होता है और एक दूसरे को हाथ में सहयोग भी मिलता है। और अगर हम कोई योजनाएं बनाते हैं उनमें अपना कि किसका क्या नज़रिया वो भी देखने को मिलता है। तो लगता है हम भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर। नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि ये जो हमने पैटर्न शुरू किया ना, हम दो हमारे दो भाई, इसमें हमने रिश्तों को ख़त्म किया। और जब आप बिजनेसमैन हो तो मैं कल ही एक बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहा था। वो कह रहा था कि फिर इतनी बड़ी
ये सिस्टम खड़ा करने की हमें कहाँ जरूरत है। इतना बड़ा आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, प्लान खड़ा करते हो, इतना बड़ा एक बिजनेस खड़ा करते हो, फैमिली में आपके मैन पावर की प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत है। हम लोग हमारे यहाँ मैन पावर की प्रॉब्लम है, लेकिन जॉइंट फैमिली इसलिए महसूस नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि धार्मिक उन्माद आपने देखा होगा कि ये कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कभी सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए भड़काया जाता है। बाद में जांच होती है तो आधी बातें तो फालतू निकलती हैं, उनका वो सिर पैर नहीं होता। ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, चौकसी, सरकारों को भी इस मामले में सख्त होना चाहिए? देखो, प्रशासन क्या क्या करता है क्या नहीं करता वो बाद की बात है। जहाँ तक धार्मिक उन्माद की बात है तो हम जिस कल्चर में रहते हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम किस रिलीजन से हैं। हम तो हिंदुस्तानी हैं। हाँ हाँ, आर्मी के परिवारों से जुड़े रहते हैं, बिजनेसमैन परिवार से हैं, और सामाजिक जो हमारा जो लालन पालन हुआ है वैसे परिवारों के बीच हुआ है जहाँ रिलीजन से ज़्यादा और भाईचारे को महत्व दिया है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलीजन में इस तरह की कोई बात होती है क्या। ये तो कुछ नाम तो खराब परसेंटेज होती है जो सभी समुदाय में मिलेगी आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम उन्होंने 100 साल पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं, और हम आज भी भाईचारा एकता की बात आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल ये मन में आता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी व्यवसाय स्थापित करता है या कोई बीजारोपण करता है किसी व्यवसाय को, तो उसमें जो मुख्य आदमी है, मुखिया है, वो व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालन कर लेता है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है, फिर तीसरी पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है, या जैसे कि दूसरा व्यवसाय हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आदमी तकनीक बदलती है, चीज़ें बदलती है, उसके हिसाब से व्यवसाय को बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम दुकानदार तोलने के लिए पहले बाट से तोलते थे ना, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए। अब सबके पास जरूरत होगी समय की, अब उसको अब लिए बैठे रहो तो समय तो लगेगा ना। चीज़ें हैं जो चीज़ें कभी किसी ज़माने में फिजिकल चीज़ें बेचते, आजकल वर्चुअल चीज़ें बेच रहे हो, उन्हें पता है कि ज़माना आ गया। ठीक है, तो एक विरासत को, क्योंकि देखिए उस पर यह भार भी रहता है कि लोगों की अपेक्षा रहती है कि देखो आपके पिता ने किया, आपको उससे ज़्यादा करके दिखाना है, और उसको नियमित रूप से बनाए भी रखना है। और वो जो सेंस, वो जो उसमें उनकी अपेक्षाएं थी, जैसे आपने बताया कि आपने बैठे बैठे तनख्वाह दी। ठीक है, तो एक जो आपका एक सिस्टम बनाया होता है उसको भी जीवित रखना होता है। ठीक है, लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, धंधे को आगे बढ़ाना होता है, तो उसमें मुसीबत तो काफ़ी तरह की आती हैं। तो एक युवा जो व्यवसायी है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो सतत आगे ही बढ़े, फैल ऐसे मत ना हो? सवाल आपका बहुत लंबा है, लेकिन मुझे भी रिप्लाई अब आपको लंबी देनी पड़ेगी। छोटा सा कर दीजिए। मैं लंबी दूंगा रिप्लाई इसकी। देखो, विरासत को मेंटेन करना भी बड़ा काम है, और उसको आगे ले जाना उससे बड़ा काम है। अब हमारी या आपकी चेहरे से, हाइट से, पर्सनालिटी से, बोली से, चाल से, व्यवहार से बुजुर्ग लोग पहचान लेते हैं कि फला फैमिली का आदमी है। तो ये तो आपका परिवार का स्टेटस आ गया। ठीक है, कि आपके दादा के गुण आप में हैं, आपके फादर के गुण आप में हैं, आपके नाना के गुण आप में हैं। और विरासत को, उस बिजनेस को, उस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए जो बलिदान हमारे बुजुर्गों ने किया उससे ज़्यादा बलिदान हमें देना पड़ता है। कि 2000 से पहले मोबाइल नहीं था। आज मोबाइल की जरूरत 2000 के बाद, अभी 2024 चल रही है जी, इसकी इतनी ज़रूरत महसूस हो गई कि लोगों ने पेपरलेस वर्क शुरू कर दिया। ठीक, कि मोबाइल से मैसेज आया और मोबाइल से मैसेज भेज दिया। ठीक है, मेल पे मैसेज आया, ऑर्डर, और हमने मेल पे उसको रिप्लाई दे दी। तो पेपरलेस हो गया, फाइलें मेंटेन करनी पड़ती थी। तो अपग्रेड होना, जैसे मोबाइल में अपग्रेड होते हम लोग,
समय की मोबाइल मांग अपने है। आप मांगता है। समय की मांग है। वैसे आदमी को समय के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। पहले 12 दिन की बैठक होती थी, ठीक। अब 7 दिन की शुरू हुई। हम्म। जो जो अपग्रेड हुई तो 3 दिन की बैठक हो गई। समय नहीं है ना लोगों के पास। सही अपग्रेड है, हाँ, सही है। अपग्रेड है हाँ, सुधार है। कि एक आदमी सोचता है कि मैं अभी जो कुर्ता पजामा मैंने पहना है, शाम को मैं कपड़ा बदलूं तो दिन भर वो काम कैसे चले, उसी शूज को मैं किस काम में ले लूं। आपको अपग्रेड है ना, वो आपको या तो उस में ढलना पड़ेगा, वरना ये तो रेस है। लोग निकल जाएंगे आगे। आप उस रेस में निकल जाए, आप पीछे रह जाओगे। सही बात है। बहुत से लोग सोचते हैं यार मैं इसको, इस टेक्नोलॉजी को क्यों अपनाऊं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। तो मत अपनाओ ना। लोग सैमसंग को नहीं जानते थे, नोकिया को जानते थे। नोकिया ने एंड्रॉयड वर्जन का इस्तेमाल नहीं किया, और सैमसंग ने किया। तो अभी नोकिया को मुझे नहीं लगता कि 15-20 साल वाली पीढ़ी जानती है, क्या नहीं जानती है, भूल गए। फिर नोकिया को होश आया कि मुझे भी एंड्रॉयड वर्जन में जाना चाहिए। जब तक तो लेट हो गई, तो निकल गए। तो ये अपग्रेड का टाइम है। सही है। आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा। अच्छे उच्चार, अति उच्च उच्चार। पहले हमारी बारात जो चलती जाती थी वो 3 दिन रुकती थी, अच्छा। 7 दिन रुकती थी। 7 दिन, सही है। अब बारात 4 घंटे की है, और अब आजकल तो मामला ही सीधे आते हैं लोग, सीधे आते हैं। दोनों एक जगह 1 घंटे का प्रोग्राम किया, निकल गए। तो अपग्रेड है। हाँ, समय की मांग है ना। समय की मांग। ठीक है। तो आपकी तरफ से समाज के नाम, युवा लोगों के नाम, व्यवसाय के नाम, जो भी है, या जो नया राजनीति में आना चाहे उनके नाम, मतलब समेकित रूप से एक संदेश। जो सामाजिक रूप से अगर मैं बात करूं, राजनीति में जो आना चाहते हैं उनको राजनीति की परिभाषा समझनी चाहिए। राजनीति का जो मूल्यांकन क्या है, राजनीति का मतलब क्या है, उसके हम किस विचारधारा से गुजर रहे हैं वो सीखना चाहिए। और वर्तमान का जो दौर है वो एजुकेशन का दौर है। युवाओं को एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वांगीण विकास बगैर एजुकेशन का नहीं हो पाएगा। नशे से दूर रहना चाहिए, एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा संदेश। अच्छी बात है। तो समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त आदमी है, व्यवसाय है, फिर भी तो समय मिला तो फिर कभी साक्षात्कार लें, क्यों? बिल्कुल तब तक के सर, लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। सर, थैंक यू।